Good morning friend, welcome to you all in my channel डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे एनपीआर क्या है, एनसीआर क्या है और सीएए क्या है। मित्रों, हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा आज नहीं करेंगे, लेकिन इतनी चर्चा जरूर करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए और यहाँ से अगर किसी प्रकार का प्री में प्रश्न पूछे जाएं तो आप अवश्य ही उसको बना सकें। तो चलिए हम देखते हैं कि एनपीआर स्वरूप करेंगे। एनपीआर क्या होता है? तो एनपीआर जो बोलते हैं, एनपीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। मित्रों, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है, इसको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है इस रजिस्टर में उसका नामांकन होना है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एनपीआर अभी चर्चा में है, 2019 से ज़्यादा चर्चा में आया, लेकिन इसके पहले ही एनपीआर मेंटेन हो चुका है 2009 के आसपास। तो एनपीआर में होता क्या है वो देखिए। एनपीआर में भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है उसको एनपीआर में रजिस्टर कराना, उनका नाम, उनका जो है डाटाबेस तैयार करना है एनपीआर के लिए, चाहे वो देश के ही लोग हो या विदेशी लोग हो। लेकिन शर्त क्या होता है कि शर्त यह है कि कोई व्यक्ति जो देश के नागरिक नहीं है वो या तो 6 महीने से भारत में रह रहा है या तो 6 महीने और रहने की उसकी मंशा है इन फ्यूचर में, तब भी उसको एनपीआर में रजिस्ट्री कराना पड़ेगा, एनपीआर में अपना आंकड़ा दर्ज कराना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक लाइन में अगर कहें तो देश के यानी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर जितने भी लोग हैं 6 महीना पहले से रहते आ रहे हैं और अगले 6 महीना तक रहेंगे, सबको एनपीआर में दर्ज कराना पड़ेगा अपना आंकड़ा। तो एनपीआर की यही खासियत है जो कि एनआरसी से इसको अलग करता है। इसको ध्यान दीजिएगा, सभी के लिए, यानी कि ये अनिवार्य डाटा है, कोई इसमें से छूट नहीं सकता, चाहे वो विदेशी लोग ही क्यों नहीं हो, इसमें दर्ज कराना पड़ेगा अगर वो 6 महीने के लिए टूरिस्ट वीज़ा पर भी आया है तो। ठीक है। आगे देखिए, एनपीआर का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम कल्याणकारी योजना हेतु करते हैं। इस पर हम डिटेल से चर्चा बाद में कभी मेंस के लिए बनाएंगे, इस पर तो हम करेंगे। ठीक है। ये एनपीआर किसके अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्रालय का एक ऑफिस होता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उसके अधीन ये डायरेक्टली आते हैं। अगर ऑप्शन में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया रहेगा तो ये तो होगा ही, अगर ये नहीं रहा तो गृह मंत्रालय होगा। ठीक है। आगे देखिए कि एनपीआर में 2 प्रकार की डाटा को लिया जाता है। वो 2 प्रकार का डाटा क्या है? एक डेमोग्राफिक डाटा है और दूसरा बायोमेट्रिक डाटा है। बायोमेट्रिक डाटा के बारे में आप लोग अवगत हैं, जैसे कि आप आधार कार्ड बनवाते हैं, देखते हैं फिंगर पॉइंट, आइरिस इत्यादि बायोमेट्रिक डाटा में आते हैं। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एनपीआर पर इसलिए ज़्यादा विरोध हो रहा था, इसमें पहले जो एनपीआर में प्रश्न पूछे जाते थे वो कम थे, 15 के आसपास प्रश्न पूछे जाते थे। अब जो है एनपीआर में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि माता पिता का जन्म कहाँ हुआ है इसका आंकड़ा लिया जाता है। तो लोगों में भ्रम हो गया कि ऐसा आंकड़ा क्यों लिया जा रहा है, इसका आगे क्या प्रयोजन होगा। तो ये चीज़ है एनपीआर में, इसीलिए एनपीआर का थोड़े दिन इस पर जो है लोगों को इस पर विरोध देखने के लिए मिला। ठीक है। चलिए हम और भी अच्छा से करेंगे, इधर एनआरसी के समय में इसको कनेक्ट करके देखेंगे। एनआरसी को आप समझिए। एनपीआर हम लोग देखे थे कि इसमें किसी भी प्रकार का लोग चाहे वो देश का नागरिक हो या विदेशी लोग भी उसमें उस रजिस्टर के हिस्से होंगे। एनआरसी में ऐसा नहीं होगा। एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। फर्स्ट टाइम जो है असम का ये मेंटेन हुआ था 1951 ईस्वी में के जनगणना के बाद असम का रजिस्टर मेंटेन हुआ था एनआरसी का। ठीक है। और ये जो दूसरी बार जो असम का रजिस्टर मेंटेन हुआ वो 31 अगस्त 2019 को हुआ। ठीक है। और उसमें ये चीज़ अभी पता चला, अब जो रजिस्टर ये एनआरसी का जो है अपडेट जब हुआ है तो उसमें लगभग 19 लाख लोग जो है अपना डेटा जो है देने में असमर्थ हुआ कि वो देश के नागरिक हैं। अब हम लोग समझेंगे एनआरसी है क्या, आखिर क्यों इसको अपडेट किया जा रहा है। तो एनआरसी का जो प्रश्न आया ये आया असम एकॉर्ड से। असम एकॉर्ड क्या था, वहाँ पे ये देखा गया
कि जब बांग्लादेश एक नया देश के रूप में आया तो बहुत बड़े पैमाने पर पलायन हुआ और बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में आया और ख़ास करके असम इससे ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो वहाँ पे 1979 के आसपास एक बहुत ही व्यापक आंदोलन हुआ और यूँ कहें तो 1985 के आसपास जो है एक असम एकॉर्ड किया गया स्टेट जो असम स्टूडेंट यूनियन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, और उसमें तय कर दिया गया चीज़ों को कि किस प्रकार का लोग जो है यहाँ के सिटीजन माने जाएंगे और कौन नहीं माने जाएंगे। उसका शर्त देखिए, तो उसका शर्त था असम एकॉर्ड की तरफ से था कि जो व्यक्ति यानी कि भारत के बाहर से 1951 और 1961 के बीच में आए हैं तो चलिए उसको पूर्ण नागरिकता भी दे देंगे और मताधिकार भी दे देंगे। ये असम एकॉर्ड की बात था। 1961 से 71 के बीच में जो लोग आए हैं नागरिकता तो तत्क्षण दे दिया जाएगा, लेकिन मताधिकार उसको 10 साल के बाद मिलेगा। ठीक है। और अब जब एनआरसी की बात आया तब इसमें क्या हुआ, ये जो हुआ इसमें एक कट ऑफ डेट दिया कि 25 मार्च 1971 के बाद जो कोई व्यक्ति आएगा उसको डिटेक्ट किया जाएगा, उसको पहचाना जाएगा और उसको डिपोर्ट किया जाएगा, अर्थात वो जहाँ से आया है वहीं पे भेज दिया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे चीज़ था तीन चीज़ हम देखे और 3 टेन्यूर में देखे। 1951 से 61 के बीच में सब कुछ मिल रहा था, 1961 से 1971 के बीच में नागरिकता मिल रहा था, मताधिकार 10 वर्ष के बाद मिल रहा था। 25 मार्च 1971 के बाद जब कोई आएगा तो उसको पहचान करके उसको वापसी जाना पड़ेगा। इसी क्रम में जो चीज़ें हुआ है ये वैसे लोग हैं जो कि 25 मार्च 1971 के बाद आए हैं और वो प्रूफ नहीं दे पाए हैं कि उनका यहाँ पे कोई एंसेस्टर यानी उनके कोई लोग पूर्वज यहाँ पे थे या वो वैध नागरिक भारत के हैं, वो प्रूफ नहीं कर पाए। तो इसका जो प्रश्न है अभी डिटेक्ट हुआ है, अब डिपोर्ट कैसे होगा ये देखना है, किस प्रकार से हमारा भारत का मशीनरी काम करता है उस पर। ठीक है। तो ये था एनआरसी और एनपीआर में अगर एक लाइन में आपको हम डिफरेंस करके बताएं तो इसको सीधा जानिए। एनपीआर अनिवार्य है सभी के लिए, एनआरसी सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विदेशी पर लागू नहीं होता है। एनआरसी उसी पर लागू होता है जो देश का नागरिक है। ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एनपीआर सब अनिवार्य है जबकि एनआरसी अनिवार्य नहीं है। ठीक है। अगर इसको हम सेट के रूप में अगर हम बनाने की कोशिश करें तो इस प्रकार का फिगर आप बना सकते हैं। अगर ये एनआरसी है, ठीक है, तो ये एनपीआर होगा। ठीक है। तो एनपीआर में सारे आएंगे, एनआरसी में ओनली सिटीजन आएंगे, नागरिक आएंगे। अब देखिए अभी जो हाल फिलहाल बहुत ही चर्चा का विषय है सीएए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, सीएए क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट बिल एक्ट। ये 2019 में आया। इसके पहले आप देखिए कि ये जो था ये नागरिकता अधिनियम 1955 का ही ये संशोधन है। उसके बाद 2003 में भी इस प्रकार का अधिनियम आया था, यानी कुल मिला के इनका एक संशोधन अभी हुआ है। ठीक है। 1916 ईस्वी में इसको पास करने की कोशिश किया गया था, लोकसभा में पास हुआ था लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। लेकिन ये फाइनली 2019 को ये जो है पास हो गया लोकसभा और राज्यसभा में। सीएए जो है अब एक्ट बन गया, यानी कि कानून बन गया है। तो इसमें है क्या उसको हम लोग देखेंगे और इस पर कोई विवाद क्यों है, क्यों लोग इसका विरोध करता है उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। तो इसका जो देखिए एनआरसी का कट ऑफ डेट था ये, मित्रों ध्यान से देखिएगा, 25 मार्च 1971 था, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और इसका कट ऑफ है 31 दिसंबर 2014। ये एक्ट सीएए एक्ट बोलता है कि जो 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से आया है और वह अल्पसंख्यक है तो भारत उसके लिए उसकी नागरिकता के लिए प्रावधान करेगा, क्योंकि वे लोग वहाँ पे प्रताड़ित हैं। ये भारत की मंशा है और भारत अपने एक प्रकार से कहें तो इनका जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उनके अनुसार से और मानव के जो एक प्रकार से हित है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये कदम उठाया है।
मानवाधिकार को बचाने हेतु ये कदम उठाया है। तो ये हो गया कटअप। इसके बाद नहीं आएगा कोई, यानी 31 दिसंबर 2014 के बाद आने वाले कोई भी प्रवासी को बिल्कुल अवैध माना जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले जब कोई आएगा, और कौन आएगा, तो वो आने वाले 6 समुदाय हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई और सिख। और ये भी तय कर दिया गया कहाँ से आना है, तो आना है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से। तो इसी 3 देश से आने का कारण है मित्रों, क्योंकि ये 3 देश में ये जो अल्पसंख्यक है काफ़ी प्रताड़ित हैं, ठीक है। यहाँ इनका विरोध इसलिए हुआ कि इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया, और भारत सरकार का तर्क है कि वहाँ पे मुस्लिम समुदाय, जहाँ से हम इनको नागरिकता दे रहे हैं, वहाँ पे मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है। और यही वजह है कि जब कभी भी एक प्रश्न उठता है अहमदिया और शिया, जो कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक के रूप में ही है, और उनको भी प्रताड़ना झेलना पड़ता है, ये दिन उनको भी सेकेंड दर्जे का नागरिक माना जाता है, वहाँ पे वो भी बहुत प्रताड़ित हैं। तो भारत सरकार सिर्फ एक यहाँ पे तकनीकी शब्द यूज हुआ है अल्पसंख्यक, चूँकि शिया को और अहमदिया को पूरे विश्व में मुस्लिम समुदाय का हिस्सा माना जाता है, इसलिए भारत सरकार उसको बहुसंख्यक माना है। और बहुसंख्यक जब माना है, चूँकि ये एक्ट जो है कानून प्रावधान ही करता है अल्पसंख्यकों का, इसलिए शिया और जो अहमदिया को यहाँ पे आने का मौका नहीं मिला है। तो मित्रों ये देखिए, हमने अहमदिया आंदोलन में भी आप लोग को बताया था। अगर आप लोग कोई वीडियो नहीं देखें तो पीछे अहमदिया आंदोलन का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको मिलेगा, वहाँ देखिए। वहाँ पे हम चर्चा किए हैं कि किस प्रकार से वहाँ के जो नोबेल लॉरिएट है उसको भी सेकंड दर्जे का सिटीजन माना जाता है। तो मित्रों यहाँ पे एक बात देखने के लिए ज़रूर मिलता है कि काश अहमदिया, शिया इत्यादि जैसे अल्पसंख्यक समुदाय जो प्रताड़ना सह रहे थे, वो भी अगर सीए में शामिल होता तो ये और ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, और इनका भी एक अलग एक प्रकार से तकनीकी बात है और कानून में, जिसके वजह से वो नहीं आ पाया है, ठीक है मित्रों। तो इसमें यह भी चीज़ देखना है कि ये सीए के तहत क्या पूरे भारत में लागू होता है? नहीं, इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है? इसमें 6ठी अनुसूची में वर्णित जितने राज्य हैं, मेघालय, त्रिपुरा इत्यादि जो राज्य है, वो सब अपवाद में आते हैं। इनर लाइन परमिट सिस्टम, ये भी नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि नागालैंड, मेघालय इत्यादि राज्यों में ये सब भारत सरकार ने ये इनर लाइन परमिट सिस्टम बनाया है, उस पर भी ये लागू नहीं होता है। तो ये इनका अपवाद है। तो मित्रों आप लोगों ने अब आज ये समझ गया कि एनपीआर क्या होता है और एनआरसी क्या होता है और सीए क्या होता है, इसका क्यों विरोध होता है। तो आज भर के लिए बस इतना सा ही। आप लोगों को भी अगर कोई ऐसा टॉपिक्स लगे कि जिसके बारे में कुछ जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। चलिए आज भर के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।